अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम छठे वीक का पहला लेक्चर शुरू करते हैं और आज निस्बतन आसान चीज़ें करनी कवर। तो देख लेते हैं क्या करना है। ये हमारा डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर के बाद चलते हैं। अच्छा जी, ये आर्टिकल्स हैं जो कि आज हमने कवर करने हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट है, थर्मोकपल्स हैं, वेरिएशन इन थर्मो ईएमएफ है टेम्परेचर के साथ, और आखिर में रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स हैं। ये चार चीज़ें आज हम करेंगे कवर और आगे चलते हैं। 6वीं है इंशाल्लाह, ये आखिरी दो लेक्चर्स हैं। इसके बाद फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हमारा। अच्छा जी, पहला आर्टिकल है हमारा मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उसमें आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पावर हम चाहते हैं कि जो लोड को या डिवाइस को जो कि पावर कंज्यूम कर रही है वो मैक्सिमम जाए। तो सबसे ज़्यादा पावर जाए, मसलन आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि इस्तेमाल करते हैं टीवी रेडियो स्टेशंस, उसके अंदर जो है ट्रांसमिशन मीडियम से एंटेना तक जो पावर जाती है हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास एक मैक्सिमम पावर थ्योरम है। वो क्या कहती है, कह रही है कि कोई भी सोर्स जो है वो मैक्सिमम पावर देगा लोड को कब, जब सोर्स का रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस है लोड का वो आपस में बराबर हो, यानी कि आर बराबर हो आर के। इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वही रेजिस्टेंस हो सोर्स का, लोड का। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि लोड जो है उसका रेजिस्टेंस छोटा होगा, कम होगा तो ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड। अच्छा जी, तो ये इसके लिए आप सर्किट देखें नीचे जो बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी का सोर्स है जिसकी ईएमएफ है ई, और उसके अलावा बाद हमारे पास उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई हुई है आर। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, और आर जो है ये लोड है, कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी डिवाइस है जो कि करंट को इस्तेमाल कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो इसमें पावर आउटपुट निकालने के लिए हमें पता है पावर का हमारे पास सोर्स के लिए फार्मूला है वी आई। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वी टी आई, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि हमें पता है कि कोई भी लोड जो है वो असल ईएमएफ नहीं देखता, बल्कि जो उसके टर्मिनल्स पर ईएमएफ समझ आ रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो देखता है। तो एज फार एज सोर्स इज कंसर्न तो हमारे पास वी टी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है। अच्छा, अब V की वैल्यू जो है वो क्या है, आई आर डालेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, पावर हो जाएगी। करंट हमने पिछले लेक्चर में भी इस्टेब्लिश किया है सर्किट में। करंट क्या होगा, टोटल जो ईएमएफ है आपके पास और टोटल जो रेजिस्टेंस है, इनकी रेशो। टोटल ईएमएफ है सिर्फ एक ही बैटरी है एप्सिलॉन ईएमएफ की, और नीचे जो दो रेजिस्टेंसेज हैं सर्किट के, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, इनका सम होगा टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर प्लस आर के। अच्छा जी, अब यहाँ पे पावर में करंट की वैल्यू डाल देंगे। तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, आई की वैल्यू है, आई पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इंटू आर एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो ई स्क्वायर आर एप्सिलॉन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली जो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली चीज़ है, आर प्लस आर होल स्क्वायर, इसको इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, इस मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से आर प्लस आर होल स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r कैपिटल आर स्मॉल, तो ये लिख लिया। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कह रही है कि जब सोर्स और लोड का रेजिस्टेंस बराबर होगा तो फिर जो है वो उस सूरत में आपके पास पावर जो है मैक्सिमम आएगी। जब सोर्स और लोड का रेजिस्टेंस बराबर होगा तो पावर जो है मैक्सिमम आएगी। तो ये हमने किया, आर को आर के बराबर डाल दिया। ज़ाहिर है कि जो कुछ ब्रैकेट में है आर को आर के बराबर डालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर पीछे आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर न्यूमरेटर में, 4r डिनोमिनेटर में, आर को आर बराबर है, आर बराबर है, तो इस वजह से हमने स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख दिया। एक आर जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, आपके पास बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4r,
कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें भाई, इसलिए कि दोनों जो है वैल्यूज बराबर हैं। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है किसी सर्किट से कब मिलेगी, कितनी हो सकती है, वो हो जाएगी एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R। ये मैक्सिमम पावर है जो कि कोई सर्किट दे सकता है। और किस सूरत में, जब लोड का और बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो आपस में बराबर हो। अच्छा जी, इसके बाद आसान सी एक चीज़ है हमारे पास, थर्मोकपल्स हैं। थर्मोकपल क्या चीज़ होती है, अगर आपको याद हो मैट्रिक में हमने पढ़ा हुआ है बायमेटालिक जंक्शन। तो बायमेटालिक का मतलब होता था दो मेटल्स का बना हुआ जंक्शन। तो ये बेसिकली बायमेटालिक जंक्शन ही है। पेयर पेयर ऑफ वायर्स हैं टू डिसिमिलर मेटल्स, तो जो कि कन्वर्ट करती हैं हीट एनर्जी को डायरेक्टली इनटू हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो ये इफेक्ट दरियाफ्त किसने किया था 1821 में, यानी कि कितना अरसा हो गया, तकरीबन 200 साल हो गए। थॉमस सी बैग साहब जो हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो अलग अलग मेटल की वायर्स को जो है उन्होंने सर्किट में लेके ज्वाइन किया। एक एक जंक्शन जो है एक मेटल को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरे को ऐसे बीकर में रखा जिसका टेम्परेचर जो है हम आस्ता आस्ता बर्निंग फ्लेम के ज़रिए बढ़ा रहे थे। एक को बर्फ़ में रखा ताकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, दूसरे को जो है बर्निंग फ्लेम से एक्सपोज किया ताकि उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज हो सके। तो गैल्वेनोमीटर जो सर्किट में मौजूद था, उस गैल्वेनोमीटर ने जो है वो करंट दिखाया। और आप देखें कोई कोई बैटरी जो है यहाँ पे नहीं लगी हुई, कोई मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको डिफ्लेक्शन शो होती है कब, जब एक जंक्शन को गर्म करें, यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पैदा हो रहा है जो कि गैल्वेनोमीटर दिखाता है। जैसे जैसे एक जंक्शन को गर्म करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड में भी इजाफा हो रहा है। इसको इसको कहते हैं हम सी बैक इफेक्ट। कह रहा है कि टेम्परेचर एक जंक्शन का बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो बढ़ता जाएगा करंट, यहाँ तक कि वो किसी मैक्सिमम वैल्यू को पहुँच जाएगा, और उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद अगर हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर ईएमएफ या करंट जो है वो फॉल करना शुरू हो जाता है टेम्परेचर के साथ। ये चीज़ अगली स्लाइड में हमने ग्राफ के ज़रिए दिखाई हुई है। तो थर्मोकपल क्या है, दो डिफरेंट मेटल्स जो हैं उनको आपने सिर्फ जोड़ा है, और उसमें से एक का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, एक का टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि करंट पैदा हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, और वो करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है शो कर रहा है। उसको आप इन टर्म जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो इससे थर्मोकपल को टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, थर्मोकपल जो हैं वो दो बहुत छोटे से मेटल्स के जंक्शन होते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं, बहुत सस्ते होते हैं, लिहाजा ये इंडस्ट्री में इनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है। और ये कि जो पेयर ऑफ वायर्स यूज़ हो सकती हैं वो नोबल मेटल हो सकते हैं, जैसे कि प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, और भी हैं, या बेस मेटल्स हो सकते हैं जैसा कि कॉपर है, आयरन है, जिंक है, एक्सेट्रा, बेशुमार हैं। तो थर्मोकपल जो है उनकी कॉस्ट बहुत कम है, उसके बदले वो थर्मोस्टेट का काम कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थर्मोकपल से, ज़ाहिर है कि वो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो ईएमएफ पैदा हो रही है वो टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है, हॉट और कोल्ड जंक्शन के। तो बहुत ज़्यादा करंट इससे या ईएमएफ पैदा नहीं होती। जो ईएमएफ जनरेट होती थर्मोकपल से वो कुछ मिली वोल्ट्स में होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ मिली वोल्ट्स में होती है, लेकिन वो भी क्योंकि हमने से मेजरमेंट ही बेसिकली मकसद है तो वो भी काफ़ी है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस भी काफ़ी है, इसको हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एक और भी फैक्टर है कि जितना थर्मो कपल के मेटल्स में फासला होगा ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ जो हम देखते हैं कि उसके अंदर जनरेट होती है। सेपरेशन ज़्यादा होगी तो ईएमएफ भी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। और उसके अलावा जो है जो एग्जैक्ट रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का या थर्मो ईएमएफ का टेम्परेचर के साथ,
वो ये रिलेशन जो है ये दिखा रहा है कि एप्सिलॉन बराबर होता है अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर के, जबकि अल्फ़ा और बीटा जो ऐसे कोफिशिएंट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मेटल पे। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे जो आ रहे हैं ये कांस्टेंट्स हैं, और ये टेम्परेचर के साथ जो है इस तरह की डिपेंडेंस दिखाते हैं थर्मोकपल्स के अंदर। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने की शर्त क्या है कि जो कोल्ड जंक्शन है उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप फिक्स रखें, और फिर अल्फ़ा बीटा जो है ज़ाहिर है कि नेचर पे डिपेंड करेंगे मेटल की। यहाँ पे ब्लो करके बड़ा करके दिखाया हुआ थर्मोकपल जो है दो अलग अलग मेटल्स जो हैं ऊपर नीचे दिखाए हुए, ये मेटल्स ये कपल फॉर्म कर रहा है थर्मोकपल। और फिर मुख्तलिफ़ तरह के जो बाज़ार में इस्तेमाल होते हैं थर्मोकपल्स यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के दिखाए हुए हैं, ज़रूरत के लिहाज से और इस्तेमाल की जगह के हिसाब से आप जो है इसको आगे पीछे करते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों के मुख्तलिफ़ तरहों के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये वो जो हमने पीछे बात की थी कि एक जंक्शन जो है उसको आपने बर्फ़ में डाला हुआ है ताकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। दूसरा जो है उसको वाटर बाथ में या डायरेक्टली हीट से एक्सपोज कर सकते हैं, और यहाँ पे उसको टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे थर्मोकपल जो दिखाया हुआ है उसमें दो बेस मेटल्स आयरन और कॉपर इस्तेमाल हो रहे हैं। गैल्वेनोमीटर जो है इनसे जो करंट पैदा हो रहा है वो दिखा रहा है। तो ये अरेंजमेंट जो है ये भी कॉपर आयरन थर्मोकपल है, और बाकी सब बातें इसमें हम कर चुके हैं। तो जैसे जैसे ए का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर की शुरू में जो है डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, उसके बाद जो है कम होना शुरू हो जाएगी। तो जिस वैल्यू के लिए टेम्परेचर पे जिस ख़ास टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू या ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे ईएमएफ मैक्सिमम पैदा करती है फॉर ए गिवन कपल के अंदर मेटल्स भी फिक्स हैं, उनकी सेपरेशन भी फिक्स्ड है, उस ख़ास टेम्परेचर को हम कहते हैं जिस पे मैक्सिमम ईएमएफ मिल रहा है उसको कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। और लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर चीज़ है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ थर्मो ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर। तो ज़ाहिर है कि कोल्ड टेम्परेचर जो जंक्शन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि हॉट जंक्शन का बी का हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। तो शुरू में हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल टेम्परेचर के आने से पहले पहले ईएमएफ बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, लेकिन उसके बाद जो है जब न्यूट्रल टेम्परेचर आ जाता है तो उसके बाद जो है वो करंट गिरना शुरू हो जाता है, ईएमएफ गिरना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि आपके पास ज़ीरो करंट हो जाता है किसी ख़ास टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे थर्मोकपल ज़ीरो करंट पैदा कर रहा है इसका मतलब है कि जाहिर है कि ईएमएफ ज़ीरो है तो फिर करंट जो है वो ज़ीरो जनरेट हो रहा है। तो उस खास टेम्परेचर को कह रहे हैं हम इन्वर्जन टेम्परेचर। किसी चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं टी आई, बाज़ जगह कह रहे हैं, बाज़ जगह थीटा आई कह रहे हैं। बहरहाल इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पे करंट ज़ीरो हो गया, जैसे कि ग्राफ्स में भी नज़र आ रहा है कि ज़ीरो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा जी और अब इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये थर्मोकपल्स से हमारे आखिरी आर्टिकल जो है आज का वो है रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो है वो क्या चीज़ है, जो कि ज़ाहिर है कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं थर्मामीट्री के लिए। इनको जो है आम तौर पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स यानी कि RTDs कहते हैं। RTDs रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, ये ऐसे सेंसर हैं जो कि करंट की मेजरमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारे जो RTDs हैं वो क्या चीज़ होती हैं, उनमें फाइन वायर मतलब पतली सी तार होती है जिसको सेरेमिक जो है कम्बिनेशन है होता है मेटल ऑक्साइड्स का, जो ग्लास कोर के ऊपर ग्लास के सिलेंडर पे किसी भी शेप पे आप रैप कर देते हैं। लेकिन एक और शक्लों में भी RTDs या रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं। तो RTD वायर जो है वो प्योर मटेरियल से बनती है, आमतौर पे प्लेटिनम, निकल या
कॉपर। तो ये मटेरियल जो हैं इनकी एक्यूरेट होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप। क्या मतलब है? एग्जैक्टली टेम्परेचर से रेजिस्टेंस आराम से निकाली जा सकती है, और ये जो है टेम्परेचर इंडिकेट करती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप जो है। फिर आम तौर पे आरटीटी एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रेजाइल हैं। फ्रेजाइल का मतलब क्या है कि वो उनमें जो है वो नाजुक होते हैं, एक्सपोजर से टूट सकते हैं, लिहाजा उनको आप हाउस करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि उनको रखते हैं किसके अंदर? प्रोटेक्टिव केसिंग में, बेशक वो शीशे की हो, बेशक वो मेटल की हो, किसी भी चीज़ के अंदर उनको हिफाजत से रखा जाता है। यहाँ पे एक आरटीटी आपको इधर नीचे स्केच दिखाया हुआ है फिगर में, ऊपर भी दिखाया हुआ है इंडस्ट्रियल प्लैटिनम रेजिस्टेंस जो है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो एलिमेंट है ये ब्लैक दिखाया हुआ है, उसके बाद उसके साथ कनेक्टेड हैं लेड सपोर्ट्स, ये यहाँ तक निकल रही हैं दोनों, और शीथ मतलब उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, माउंटिंग थ्रेड्स जो हैं मतलब किसी डिवाइस के अंदर लगाने के लिए, जिसमें आगे फिगर देखेंगे तो उसमें थ्रेड्स नज़र आ रही होंगी। तो ये हमारे सामने एक वर्किंग रेजिस्टेंस थर्मामीटर की फिगर है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है वो प्लेटिनम का है, इसलिए कि उसकी एक्यूरेसी बहुत गैर मामूली है, रिपीटेबिलिटी है। क्या मतलब है कि आप 50 दफ़ा जो करेंगे तो हर दफ़ा आपको एक टेम्परेचर पे एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा, इसका मतलब है रिपीटेबल है। अगर रिपीटेबल ना हो तो वो चीज़ जो है वो काबिल इस्तेमाल इंडस्ट्री में कम से कम नहीं होती। एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट टेम्परेचर पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस होता है, रिपीटेबल है, इसका मतलब है कि एक ही टेम्परेचर पे एक ही रेजिस्टेंस आपको बार बार मिलेगा। और क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये जो थर्मोकपल्स थे जो कि पुरानी डिवाइस थी उनको आहिस्ता आहिस्ता से रिप्लेस कर रहे हैं। और ख़ुसूसन बिलो 600 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहे हैं नॉर्मल थर्मोकपल जो कि इससे पहले प्रीवियसली इस्तेमाल हो रहे थे। ये आपको थर्मोकपल है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे थ्रेड्स हैं, इसके अंदर जो है वो दोनों वायर्स होती हैं, अलग अलग मेटल्स होते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया कि आम तौर पे आरटीडीज जो हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स प्लेटिनम, कॉपर या निकल से बनते हैं, क्योंकि इनका रिपीटेबल है रेजिस्टेंस, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज के अंदर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिखाते हैं, आर वर्सेस टी। और जो आर टी रिलेशनशिप है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज है, यानी कि डेल्टा आर जो है पर ऑफ द सेंसर पर डिग्री टेम्परेचर चेंज, पर डिग्री टेम्परेचर चेंज, ये चीज़ जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है फॉर वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज है, यानी या टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है रेजिस्टेंस का, ये जो चेंज है ये बहुत मामूली सा है हमारी जिस प्रपोज रेंज के अंदर आपने सेंसर यूज़ करना होता है। हो सकता है प्रपोज रेंज कुछ भी हो सकती है, मसलन -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पे। जो भी हमारी मतलूबा ज़रूरत वाली रेंज है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, किसका? उस थर्मामीटर के एलिमेंट का जो जिससे हमने रेजिस्टेंस थर्मामीटर बनाया। तो प्लैटिनम जो है वो प्रपोज किया था सर विलियम सीमेंस ने। आपको तो सीमेंस के नाम पे हमने कंडक्टेंस का यूनिट भी डिफाइन किया हुआ है। तो ये ऐसा एलिमेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो जैसे नोबल मेटल है वो स्टेबल है मतलूबा रेंज के अंदर। तो निकल के भी एलिमेंट्स बनते हैं, लेकिन ये कि निकल के एलिमेंट्स में मसला ये है कि जो चेंज है रेजिस्टेंस का पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर का, ये नॉन लीनियर है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉन लीनियरिटी दिखाता है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो है 300 डिग्री के बाद आप निकल से बना हुआ रेजिस्टेंस थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉपर में भी क्या मसला है, कॉपर का लीनियर है रिलेशनशिप 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन उसके बाद जो है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है कॉपर, यानी कि उसके ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाते हैं मॉडरेट टेम्परेचर्स पे भी।
और वो इसलिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये निकल और कॉपर में मसले हैं, लेकिन प्लैटिनम जो है वो तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई मसले दिखाए बगैर एक्यूरेट रीडिंग्स दे सकता है या देता है। तो ये आज का लेक्चर था। काम आज का थोड़ा सा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8 और एक प्रॉब्लम 10 जो है ये करनी है आपने, और अगले लेक्चर के साथ जा रहे चैप्टर और ये एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, आखिरी लेक्चर के साथ इस चैप्टर के और सिलेबस के। अल्लाह हाफिज़।